हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए आप लोगों की फेवरेट बुक ऑब्सेस विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी सीज़न 2। इसका सीज़न 1 मेरे यूट्यूब चैनल पे है और सीज़न 2 के बाकी के एपिसोड भी मेरे यूट्यूब चैनल पे हैं, जो आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं ऑब्सेस विथ लिटिल इनोसेंट वाइफी सीज़न 2 एपिसोड 51 टू 55। अब आगे ठाकुर निवास। इस वक्त सभी परिवार वाले हॉल में बैठे हुए थे। शिवांश, अवतार, मनन, अवि, विक्रांत, देवा, आवान, समीर, शमशेर और अंश भी अपने अपने काम से लौट आए थे। शिवांश सबसे पहले आकर सवेरा के बारे में पूछता है। अभी कोई सवेरा के बारे में कुछ बताता कि तभी देव शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहता है, देव, बाबा सा, वो दरअसल लाडो अपने कमरे में है, बहुत थक गई थी ना, इसलिए अपने कमरे में सोने चली गई है, मगर उसने कहा है कि वो आपसे मेहंदी जरूर लगवाएगी। देव अपनी बात शिवांश से कहकर शिवांश की तरफ देखता है और अपनी नजरों को घुमा लेता है। वही देव की बात सुनकर शिवांश कुछ पल देव को देखता है, फिर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए अपने सर को हाँ में दिला देता है। वही सिद्धि शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी आप थक गए होंगे, चल के थोड़ी देर आराम कर लीजिए, वैसे भी आज का फंक्शन बड़ा नहीं है और कल शादी है तो हम सबको उसी में सुबह से लग जाना है, हम तो कहते हैं कि आप सब भी आराम कर लीजिए। सिद्धि अपनी बात शिवांश से कहकर शिवांश की तरफ देखती हैं, फिर अपनी नजरों को अवतार, मनन, अवि, विक्रांत, अवतार, समीर, शमशेर, अंश और देवा की तरफ देखकर अपनी बात उन सभी से कह देती है। वहीं वो सभी भी सिद्धि की बात सुनकर अपने सर को हाँ में हिला देते हैं। इसके साथ ही वो सभी अपनी जगह से उठकर अपने कमरों में चली जाती हैं। उन सब के साथ साथ उन सभी की पत्नियां भी उन लोगों को पीछे कमरे में चली जाती हैं। इधर शिवांश भी अपनी जगह से उठकर सिद्धि को अपने साथ आने का इशारा करता है और अपने कमरे में चला जाता है। वही शिवांश का इशारा मिलते ही सिद्धि भी अपनी जगह से उठती है, फिर अपनी नजरों को घुमाकर रुद्राक्ष, अधिक और अक्ष की तरफ देखकर उन तीनों से कहती है, सिद्धि, रुद्र, अधिक, अक्ष, तुम तीनों भी अपने कमरे में जाकर आराम कर लो, क्योंकि कल तुम लोगों को सबसे पहले एक पूजा करनी है, उसके बाद सीधा तुम लोगों को मंडप में ही जाना है, क्योंकि मुहूर्त कल शाम का है। और तुम लोग भी जाओ अपने अपने कमरे में, आज तुम लोगों ने बहुत ही ज्यादा हरकम मचा लिया है। सिद्धि अपनी बात रुद्राक्ष, अधिक, अक्ष से कहने के बाद अपनी नजरों को घुमाकर देव, दिव्यांश, अनय, मोक्ष, इवात, चिराग और वैदिक से कहती है। वहीं वो सभी सिद्धि की बात सुनकर अपने सर को जल्दी जल्दी 2-3 बार हाँ में हिला देते हैं, जैसे वो सभी कितने ज्यादा आज्ञाकारी बच्चे हैं। सिद्धि उन सभी को ऐसा करता हुआ देखकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है, फिर अपने सर को ना में हिलाते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाती है। तभी सिद्धि को कुछ याद आता है और सिद्धि अपनी जगह पर रुक जाती है, फिर अपनी नजरों को घुमाकर अधिक की तरफ देखते हुए अधिक से कहती है, सिद्धि, अधिक, दर्श, कियान और मानव कहाँ है? हमने उन तीनों को बहुत देर से नहीं देखा, वो तीनों तो डिनर के टाइम में भी नहीं थे। सिद्धि अधिक से अपनी बात पूछकर अधिक की तरफ देखने लगती है। वहीं सिद्धि की बात सुनकर अधिक सिद्धि से बोलता है, अधिक, छोटी माँ सा, वो तीनों किसी जरूरी काम से गए हैं, रात तक वापस आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। वहीं सिद्धि के बात पूछने पर अधिक अपनी नजरों को सिद्धि की तरफ घुमाकर सिद्धि से अपनी बात कहता है। वहीं सिद्धि अधिक की बात सुनकर
अपने सर को मुस्कुराते हुए हाँ में हिला देती है, फिर अपने रूम की तरफ चली जाती है। इधर सिद्धि के जाने के बाद सभी लड़के एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर अपनी जगह से उठकर अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वहीं सिद्धि जैसे ही कमरे के अंदर आती है, शिवांश सिद्धि के कमर को पकड़कर एक झटके में सिद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं शिवांश के ऐसा करने पर सिद्धि हैरान होकर शिवांश की तरफ देखने लगती है। वहीं शिवांश सिद्धि की चेहरे की तरफ देखते हुए अपनी होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाता है और सिद्धि के चेहरे पर आए हुए बालों को उसके कान के पीछे करते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, क्या बात है रानी सा? आज तो आप कहर ढा रही हैं लगता है। आपको अपने इस पति का दिल जीतना है, लेकिन आपका ये पति तो पहले दिन से ही आपके ऊपर अपने दिल को हार चुके हैं। शिवांश अपनी बात सिद्धि से काफी ज्यादा सिडेक्टिव वॉइस में कहता है। वही सिद्धि शिवांश की बात सुनकर शिवांश को एकटक देखे जा रही थी। शिवांश भी सिद्धि की तरफ देखते हुए सिद्धि के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। शिवांश अपने होठों को सिद्धि के होठों को रख पाता कि तभी सिद्धि अपनी और शिवांश के होठों के बीच में अपने हाथ को रख देती है। सिद्धि के ऐसा करते ही शिवांश अपने दोनों आईब्रो को आपस में जोड़ते हुए अपने सर को पीछे करता है और सिद्धि की तरफ देखने लगता है। तभी सिद्धि खिलाकर हंस देती है। सिद्धि को ऐसे हंसता हुआ देखकर शिवांश एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने सर को ना में हिलाते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल प्लीज फिर से नहीं, आज तो हमें आपको प्यार करने दीजिए। शिवांश अभी सिद्धि से अपनी बात कह ही रहा था कि तभी सिद्धि हंसते हुए शिवांश की तरफ देखकर शिवांश से अपनी बात कहती है, सिद्धि, राजा शिवांश सिंह ठाकुर जी, अब आप 3 बच्चों के पिता हैं, जिनमें से आपके सबसे बड़े बेटे की शादी कल है और आपकी बहू आने वाली है कुछ महीने बाद। आपकी छोटी बहू भी आ जाएगी, फिर हमारी सबसे छोटी लाडली बेटी सवेरा भी वेदांश के साथ विदा होकर चली जाएगी। अरे अब आप ससुर बनने वाले हैं, कुछ तो अपने उम्र का ख्याल कीजिए। वही शिवांश जैसे ही सिद्धि के मुंह से उम्र का नाम सुनता है, वैसे ही शिवांश की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और शिवांश सिद्धि को घूरते हुए सिद्धि से कहता है, शिवांश, लिटिल गर्ल, व्हाट डू यू मीन कि हम अपने उम्र का ख्याल करें? अगर आप भूल गई है तो हम आपको बता दें, अभी भी हमारे अंदर इतना स्टेमिना है कि हम आपकी चीखें निकाल देते हैं। शिवांश सिद्धि से अपनी बात कहते हुए अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट ले आता है। वही सिद्धि जब शिवांश के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो सिद्धि का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। सिद्धि के चेहरे के साथ साथ सिद्धि के कान, नाक और गला भी पूरी तरीके से लाल हो जाता है। सिद्धि इस वक्त लाल टमाटर के जैसी लग रही थी। वहीं सिद्धि को इस तरह से शर्म से लाल होता देख शिवांश सिद्धि को बिना कोई मौका दिए एक झटके में सिद्धि को अपनी गोद में उठा लेता है और अपने बेड की तरफ बढ़ जाता है। शिवांश के ऐसा करते ही सिद्धि शिवांश की तरफ हैरानी से देखते हुए अपने सर को जल्दी जल्दी ना में हिलाती है और शिवांश से कहती है, सिद्धि, शिवांश जी प्लीज अभी नहीं, देखिए अभी हम बहुत ज्यादा थक गए हैं। इतना सारा काम और फिर ये मेहंदी लगाकर घंटों बैठे रहना, हम सच कह रहे हैं हम बहुत थक गए हैं और कल हमें जल्दी भी उठना है, प्लीज अभी नहीं। सिद्धि अभी अपनी बात शिवांश से कह ही रही थी कि तभी शिवांश सिद्धि को अपने बेड पर लाकर बेड पर लेटा देता है और सिद्धि के ऊपर झुकते हुए सिद्ध की बातों को बीच में काटते हुए सिद्धि से अपनी बात कहता है, शिवांश, ऐसे कैसे नहीं लिटिल गर्ल, आखिर हमें भी तो आपको दिखाना है
कि अभी हमारी उम्र कितनी है और हमारे अंदर कितना स्टैमिना है, क्योंकि आपको हमारे स्टैमिना पर शक जो हो रहा है। सिद्धि शिवांश की बातों को सुनकर अपना मुंह बना लेती है। सिद्धि शिवांश से दोबारा कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते ही है कि तभी शिवांश आगे बढ़कर अपने होठों को सिद्धि के होठों पर रखकर सिद्धि को किस करने लगता है। शिवांश के ऐसा करते ही सिद्धि की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। वहीं शिवांश सिद्धि के होठों को पैशनेटली किस करते हुए सिद्धि के बॉडी पर अपने हाथों को फेर रहा था। फिर शिवांश सिद्धि को किस करते हुए अपने एक हाथ को बढ़ाकर रूम की लाइट ऑफ कर देता है। वहीं कुछ ही देर में सिद्धि और शिवांश के कपड़े नीचे फर्श पर पड़े होते हैं। वहीं सिद्धि के रूम में इस वक्त सिद्धि की सिसकियों की आवाज गूंज रही थी। सिद्धि के सिसकियां के साथ साथ इस वक्त सिद्धि के रूम में शिवांश की गहरी सांसों की भी आवाज गूंज रही थी, जिसे सुनकर कोई भी बता सकता था कि इस वक्त सिद्धि और शिवांश के बीच में क्या हो रहा है। दूसरी तरफ काशी का रूम। काशी अपने रूम में अपने बेड पर अपने दोनों हाथों को फैलाए बैठी हुई थी। वो बार बार अपने सर को गेट की तरफ घुमाते हुए देख रही थी, जैसे काशी अभी किसी का इंतजार कर रही हो। साथ ही काशी अपने हाथों में लगी हुई मेहंदी पर बार बार फूंक रही थी, जो कि अभी सूखी नहीं थी। काशी जब कुछ देर तक देखती है कि गेट की तरफ से वो शख्स नहीं आ रहा है जिसका वो इंतजार कर रही है, तो काशी एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ती है और खुद से ही कहती है, काशी, ये भूमि अब तक कहाँ रह गई? अंतरा माँ ने तो कहा था कि वो कुछ देर में ही भूमि को भेज देंगी, लेकिन अभी तो इतना ज्यादा वक्त हो गया, अभी तक भूमि को उन्होंने नहीं भेजा। और यहाँ देखो, यहाँ हमारी साड़ी खुल गई है, अब हम किस तरह से इन्हें लपेटे? क्योंकि हमारे हाथों की मेहंदी तो अभी तक सूखी ही नहीं है, भूमि की तो उस वक्त ही सूख गई थी। पता नहीं हमारे हाथों की मेहंदी ही इतनी देर से क्यों सूख रही है। काशी खुद से अपनी बात कहकर अपना मुंह बना लेती है। इसके साथ ही काशी अपने चेहरे को वापस से सामने की तरफ घुमाकर बैठ जाती है। तभी काशी के रूम में कोई आता है, जिसका एहसास पाकर काशी के आंखों में चमक आ जाती है। वहीं काशी जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और चहकते हुए पीछे मुड़कर कहती है, काशी, भूमि तू आ गई, हम कब से तेरा इंतजार कर रहे थे। तुझे पता भी है हमारी साड़ी खुल चुकी है और कितनी मुश्किल से हम इसे समेट कर बैठ हुए हैं। अब तू आ गई है तो जल्दी से हमारी साड़ी बांध दे, वरना ये। काशी अपनी बात अपने पीछे मुड़कर चहकते हुए अपने पीछे खड़े हुए शख्स से कहती है। वहीं काशी अपने ही बड़बोलेपन में बोलती जा रही थी। काशी जब बोलते बोलते अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखती है, तो काशी की आगे की बात उसके मुंह में ही रह जाती है। इसके साथ ही काशी अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखकर हैरान हो जाती है। हैरानी से काशी का मुंह खुला रह जाता है और आंखें भी हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी काशी को कुछ याद आता है और काशी जल्दी से अपने नीचे देखती है, तो पाती है कि अब तक उसकी साड़ी खुलकर नीचे फर्श पर गिर चुकी थी। वहीं काशी अपनी साड़ी को नीचे फर्श पर खुलता हुआ देखती है तो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस वजह से काशी जल्दी से पीछे की तरफ घूम जाती है और अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में अपने पीछे खड़े हुए शख्स से कहती है, काशी, आप यहाँ? वो हम भूमि का इंतजार कर रहे थे ताकि वो आकर हमें हमारी साड़ी बांधने में मदद कर दे। भूमि इस वक्त जल्दी जल्दी अपने कदमों को बढ़ाते हुए अपनी और काशी के रूम की तरफ जा रही थी। भूमि जल्दी जल्दी आगे जाते हुए खुद से ही बुदबुदा कर कहती है, भूमि, यार भूमि, तुझे देर लग गई।
अंतर्मां ने जो जो रस्में बताई थी, उन सब रस्मों को समझने में और उसे कैसे करना है, यह सब जानने में काशी कब से हमारा इंतजार कर रही होगी। उसने हमसे कहा था कि हम जल्दी आए। उसे हमसे कुछ जरूरी काम है। अब हम उसके पास जाएंगे तो सबसे पहले तो वह हम पर जी भर के भड़केगी। उसके बाद वो अपना काम बताएगी। लेकिन गलती इसमें उसकी भी थोड़ी है, वह भी तो हमारा काफी देर से इंतजार कर रही होगी। वही भूमि अभी कॉरिडोर से होते हुए अपनी बात खुद से कहते हुए गुजर ही रही थी कि तभी कोई भूमि का हाथ पकड़ के एक रूम में खींच लेता है। वही अचानक किसी के खींचने पर भूमि डर जाती है और अभी अपने मुंह को खोलकर चिल्लाने वाली होती ही है कि तभी कोई भूमि के मुंह पर हाथ को रख देता है और भूमि को रूम के अंदर खींचते हुए रूम का डोर बंद करके भूमि को डोर से सटा देता है। वही भूमि अपने मुंह पर किसी के हाथों का स्पर्श पाकर अपनी आंखों को बड़ी बड़ी कर अपनी नजरों को उठाकर सामने देखती है। जब भूमि अपने सामने खड़े हुए शख्स को देखती है तो भूमि की आंखें हैरानी से और भी ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है। फिर भूमि जल्दी से उस शख्स के हाथों को अपने मुंह से हटाते हुए अपने सामने खड़े हुए शख्स से कहती है, कुंवर सा, यह आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं आपके इस तरह करने पर हम कितना डर गए थे, और यह आप बार बार हमें इस तरह क्यों खींच लेते हैं? आप अगर हमें अच्छे से बुलाएंगे तो हम वैसे ही आ जाएंगे। आपको बार बार ऐसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके बार बार खींचने पर जैसे हमारी सांसें ही अटक जाती है। हमें लगता है जैसे कोई और डॉट। भूमि अभी अपने सामने खड़े हुए शख्स से, जो और कोई नहीं अक्षय था, भूमि उसे ही अपनी बात कह रही थी। तभी अक्ष भूमि की बातों को बीच में काटते हुए भूमि की आंखों में आंखें डालकर अपने जुनूनी अंदाज में भूमि से अपनी बात कहता है, कोई कोई नहीं होगा भूमि, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि कोई अक्ष सिंह राजावत की पत्नी भूमि अक्ष सिंह राजावत पर अपनी नजरें उठाकर देखें। तो यहाँ तो तुम्हारे हाथ पकड़ने की बात है। अगर तुम्हें किसी ने हाथ लगाने की कोशिश भी की तो कसम महादेव की उसके हाथों को उसके शरीर से अलग कर देंगे, लेकिन तुम तक किसी के गंदे हाथ पहुंचने नहीं देंगे और ना ही किसी की गंदी नजरें पहुंचने देंगे, क्योंकि यह भूमि सिर्फ और सिर्फ अक्ष सिंह राजावत की है और अक्ष इस भूमि के रंग में रंग चुका है। अब अक्ष का कोई अक्ष नहीं, अब अक्ष सिर्फ भूमि में है। वही अक्ष की बात सुनकर भूमि की आगे की बातें उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है और भूमि एक टक बस अक्ष की नीली आंखों में देखने लगती है, जिसमें इस समय सिर्फ और सिर्फ भूमि के लिए बेइंतहा प्यार, जुनून और पागलपन था, जिसके लिए अक्ष कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। वहीं अक्ष भी भूमि की भूरी आंखों में एक टक बस देखे जा रहा था। वही भूमि को अब अक्ष के नजरों की तपिश अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं होते, जिस वजह से भूमि जल्दी से आगे बढ़ते हुए अक्ष के सीने से लग जाती है। वही अक्ष भी भूमि को अपने सीने से लगाकर अपनी आंखों को बंद कर लेता है और भूमि को खुद में महसूस करने लगता है। वही भूमि भी अक्ष के स्पर्श को पाकर मुस्कुराते हुए अक्ष को खुद में महसूस करने लगती है। इस वक्त भूमि और अक्ष के चेहरे पर वो सुकून था जो एक प्यार करने वाले के चेहरे पर होता है, जब वह दोनों एक दूसरे के बेहद करीब होते हैं। दूसरी तरफ काशी का रूम। काशी इस वक्त अपने रूम में खड़ी हुई थी। वहीं काशी के चेहरे पर इस वक्त शर्म की लाली थी। इसके साथ ही काशी के चेहरे पर घबराहट भी नजर आ रही थी। काशी के पीछे खड़ा हुआ शख्स, जो और कोई नहीं बल्कि रुद्राक्ष था,
वो जब काशी को इस तरह से हड़बड़ा कर पीछे मुड़ते हुए देखता है तो अपने सेंस में वापस आता है, क्योंकि काशी को अपने सामने बिना साड़ी के पल्लू लिए हुए देखकर रुद्राक्ष जैसे काशी में ही खो गया था। इधर रुद्राक्ष अपने सेंस में वापस आकर अपने होठों पर तिरछी मुस्कुराहट लाता है, फिर अपने कदमों को रूम के अंदर बढ़ाते हुए काशी की तरफ बढ़ जाता है। वहीं काशी भी रुद्राक्ष के कदमों की आहट अपनी तरफ आते हुए सुन रही थी, जिस वजह से काशी के दिल के धड़कन काफी ज्यादा तेज हो रही थी। वहीं काशी अपनी आंखों को बंद करके खुद के मन में खुद से कहती है, ये कुंवर सा हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं और हमारे दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज हो रही है। क्या इन्हें नहीं पता कि इनके करीब आने से हमारे दिल की धड़कन कितनी ज्यादा तेज होने लगती है और हमारे पेट में जैसे हजारों तितलियां उड़ने लगती है। हमने तो इन्हें उसी दिन बताया था, लेकिन ये उस दिन भी बस हमारे चेहरे को देखकर मुस्कुरा दिए थे, हमसे कुछ नहीं कहा था और आज देखो, आज फिर से हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। महादेव जी, अपनी काशी की अब आप ही मदद कीजिए। काशी अभी अपनी आंखों को बंद करके खुद के मन में खुद से अपनी बातें कहे जा रही थी। वही रुद्राक्ष अब तक काशी के पास आ पहुंचा था। रुद्राक्ष काशी की तरफ देखकर अपने सर को टेढ़ा करके काशी की पतली सी कमर को देखता है, जो इस वक्त काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वहीं रुद्राक्ष अपने दोनों हाथों को बढ़ाकर काशी की कमर पर रख देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी का पूरा शरीर सिहर जाता है। वहीं काशी अभी रुद्राक्ष से कुछ कहती उससे पहले ही रुद्राक्ष काशी की कमर पर अपनी पकड़ को बनाए हुए काशी को एक झटके में अपनी तरफ खींच लेता है। वहीं रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी की पीठ रुद्राक्ष के सीने से जा टकराती है। फिर रुद्राक्ष काशी के कानों के पास झुककर अपनी मदहोशी भरी आवाज में काशी के कान में कहता है, भूमि भाभी सा से अच्छी साड़ी हम तुम्हें पहना सकते हैं और हम जो साड़ी तुम्हें बांधेंगे वो साड़ी इतनी आसानी से खुलेगी भी नहीं, क्योंकि हमारी बांधी हुई चीज बस हमसे ही खुल सकती है। हाँ, अगर हम उसे इजाजत दे दे खुलने की तो वो जरूर खुल जाएगी। रुद्राक्ष अपनी बात काशी के कान में कहता है। वहीं रुद्राक्ष की मदहोशी भरी आवाज काशी के कानों में जैसे ही पड़ती है, काशी का पूरा शरीर जैसे कांपने लगता है। एक तो रुद्राक्ष के कमर पर हाथ रखकर खुद से सटा लेने से पहले ही काशी सिहर उठी थी और हल्का हल्का कांप रही थी। वहीं रुद्राक्ष की बातें जैसे ही काशी के कानों पर पड़ती है, काशी पूरी तरीके से कांप जाती है, जिसे महसूस कर रुद्राक्ष के होठों पर आई हुई तिरछी स्माइल और भी ज्यादा बड़ी हो जाती है। वहीं रुद्राक्ष अब काशी के कानों के पास अपने होठों को और भी करीब करते हुए काशी के कान पर अपने होठों को रखकर काशी के कान पर किस कर लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी के मुंह से सिसकियों भरी आवाज निकल जाती है। इश्श! काशी पर अपना इतना ज्यादा प्रभाव होता देखकर रुद्राक्ष के होठों पर आई हुई तिरछी मुस्कुराहट वक्त के साथ और भी ज्यादा बड़ी होती जा रही थी। वही रुद्राक्ष अब काशी के कमर को पकड़े हुए ही काशी को अपनी तरफ घूम लेता है। फिर काशी के चेहरे की तरफ देखता है तो पाता है कि काशी अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए अपनी बढ़ती हुई सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। वही काशी का शरीर अभी भी हल्के हल्के कांप रहे थे। ये देखकर रुद्राक्ष झुककर फर्श पर गिरे हुए काशी की साड़ी को अपने हाथों में उठाता है। फिर काशी के साड़ी के एक कोने को काशी की कमर से टेक करते हुए काशी के साड़ी के स्कर्ट के अंदर अपने हाथों को डालकर काशी के साड़ी के कोनों को अंदर डाल देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी का पूरा शरीर जैसे ठंडा पड़ने लगता है। वहीं काशी के हाथों की पकड़
अपने स्कर्ट पर कस जाती है। इधर रुद्राक्ष अपनी नजरों को उठाकर काशी की तरफ फिर से देखता है। वहीं काशी अब अपने दोनों होठों को आपस में दबा लेती है। काशी को ऐसा करता देख रुद्राक्ष के चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ जाती है और रुद्राक्ष काशी के साड़ी को उसी तरह से काशी के स्कर्ट के अंदर अपने पूरे हाथों को डाल कर टिकाने लगता है। रुद्राक्ष के हर एक एक्शन से काशी जैसे खुद को पिघलता हुआ सा महसूस कर रही थी। वही रुद्राक्ष अब काशी के आंचल को बनाकर उस आंचल को काशी के कंधे पर रखते हुए अपने हाथों से बहुत ही सेंसुअल टच के साथ काशी के कंधों के साथ साथ काशी के गर्दन को छूते हुए अपने हाथों को नीचे करता है। वही रुद्राक्ष से ऐसा करते ही काशी अपनी सांस रोकने को जैसे तैयार हो जाती है। इधर रुद्राक्ष काशी के पेट से होते हुए अपने हाथों को नीचे करता है, फिर काशी की साड़ी की प्लेट बनाने लगता है। वहीं काशी अभी भी अपनी सांसों को काबू करने की कोशिश कर रही थी। इधर रुद्राक्ष काशी की साड़ी की प्लेट अच्छे से बना लेने के बाद अपने दोनों हाथों में काशी के साड़ी की प्लेट को पकड़ता है और अपने घुटनों के बल नीचे फर्श पर बैठते हुए अपने चेहरे को काशी की पेट की तरफ लाता है। फिर काशी के स्कर्ट में अपने दोनों हाथों को अंदर तक डालते हुए काशी की साड़ी की प्लेट को काशी की साड़ी के स्कर्ट में टेक देता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी का पूरा शरीर एक बार फिर से पूरी तरीके से कांप जाता है। वहीं रुद्राक्ष काशी की प्लेट को सही करने के बाद अब आगे बढ़कर अपने होठों को काशी की पेट पर रखकर काशी के पेट पर किस कर लेता है। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही काशी के दोनों हाथ अपने आप ही रुद्राक्ष के सर पर चले जाते हैं। रुद्राक्ष के ऐसा करते ही एकाएक काशी के मुंह से अपने आप रुद्राक्ष के लिए शब्द निकलते हैं और काशी अपनी आंखों को झट से खोलकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर रुद्राक्ष से कहती है, कुंवर सा प्लीज, हमें कुछ हो रहा है। इसके साथ ही काशी अपनी आंखों को खोलकर रुद्राक्ष की तरफ मदहोशी से देखने लगती है। वहीं काशी की ऐसी बात सुनकर रुद्राक्ष पहले अपने होठों पर शरारती मुस्कुराहट लाता है, फिर जल्दी से अपने होठों पर आई हुई शरारती मुस्कुराहट को छुपाते हुए अपने चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत लाते हुए काशी की तरफ देखकर बेहद मासूमियत से काशी से पूछता है, लेकिन हमने क्या किया काशी? हम तो सिर्फ साड़ी पहनाने में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। तुम ही तो भूमि का इंतजार कर रही थी ना, ताकि वो तुम्हें साड़ी पहनाने में तुम्हारी मदद कर सके। लेकिन हमें लगता है कि भूमि को आने में काफी देर लगेगी, इसीलिए तो हमने तुम्हारी मदद की। रुद्राक्ष अपनी बात काशी से कहते हुए बहुत ही मासूमियत के साथ काशी को देखने लगता है। रुद्राक्ष की बात सुनकर मासूम काशी को भी ये लगता है कि रुद्राक्ष सच में उसकी मदद ही कर रहा था। इसके अलावा रुद्राक्ष ने कुछ नहीं किया। जो हो रहा है काशी को ही हो रहा है, जिस वजह से काशी अपने चेहरे पर मायूसी लाकर रुद्राक्ष की तरफ देखकर रुद्राक्ष से कहती है, हमें माफ कर दीजिए कुंवर सा। वह पता नहीं हमें क्या हो जाता है। हमने आपको बताया था ना कि जब भी आप इसी तरह हमारे करीब आते हैं तो हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और हमारे पेट में तितलियां उड़ने लगती हैं। और अभी काशी अपनी बात रुद्राक्ष से कह रही थी कि तभी काशी अचानक से अपनी बातें कहते कहते रुक जाती है। वहीं काशी को अपनी बातें कहते कहते रुकता देख रुद्राक्ष आगे बढ़ते हुए काशी के दोनों कमर पर अपने हाथों की पकड़ मजबूत करते हुए काशी को खुद में सटाता है और काशी की आंखों में आंखें डालकर काशी से अपनी बात कहता है, और क्या? हम सुन रहे हैं काशी, बताओ और क्या? वही रुद्राक्ष की बात सुनकर काशी अपनी नजरों को झुकाए हुए खड़ी हुई थी। इधर रुद्राक्ष जब देखता है कि काशी कुछ नहीं बोल रही है
तो रुद्राक्ष अपने हाथों को बढ़ाकर काशी की चिन्ह को पकड़ता है और काशी के चेहरे को ऊपर उठाता है। काशी ने अपनी पलकें इस वक्त झुकाए रखी थी। रुद्राक्ष काशी के चेहरे को एकटक देख रहा था। काशी जब रुद्राक्ष के नजर की तपीश अपने चेहरे पर पाती है तो जल्दी से आगे बढ़कर रुद्राक्ष के सीने से लग जाती है। काशी के ऐसा करते ही रुद्राक्ष भी काशी को अपनी बाहों में भर लेता है। अगला दिन ठाकुर निवास। इस वक्त ठाकुर निवास से बाहर से लेकर अंदर तक पूरे ठाकुर निवास को किसी दुल्हन के जैसा सजाया गया था, क्योंकि आज ठाकुर निवास में 3 शादियां थीं। एक धर्मजयगढ़ के कुंवर सा रुद्राक्ष शिवांश सिंह ठाकुर की शादी थी, तो वहीं भानगढ़ के दोनों कुंवर अक्ष अवतार सिंह राजावत और अधिक अवतार सिंह राजावत की भी शादी यहीं से हो रही थी, जिस वजह से पूरा भानगढ़ भी आज धर्मजयगढ़ आ चुका था अपने दोनों राजकुमारों की शादी को देखने के लिए और अपनी होने वाली रानी को देखने के लिए। धर्मजयगढ़ में जैसे आज पूरा धर्मजयगढ़ इस शादी की खुशियां मना रहा था, क्योंकि पूरे धर्मजयगढ़ में आज एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ रही थी। वहीं आज धर्मजयगढ़ के हर एक घर में हवेली से ही खाना जा रहा था, इसलिए सभी लोग इस वक्त अपने कुंवरों की शादी देखने के लिए आए हुए थे। ठाकुर निवास के बाहर इस वक्त बड़े बड़े ढोल नगाड़े बज रहे थे, क्योंकि शादी का मुहूर्त अब करीब आ चुका था और फेरों का वक्त भी कुछ ही देर में शुरू हो जाने वाला था। वहीं सारा धर्मजयगढ़ आज खुशियों में झूम रहा था। शादी में बड़े बड़े राजा महाराजा भी आए हुए थे, साथ ही साथ सारे बिजनेसमैन भी आए हुए थे। ठाकुर निवास के बड़े से गार्डन में इस वक्त 3 अलग अलग मंडप सजाया गया था। वो तीनों ही मंडप लाल गुलाब के फूलों से सजाया गया था, जिससे उस मंडप की सजावट और भी ज्यादा खूबसूरत अट्रैक्टिव लग रही थी। उन तीनों ही मंडप में इस वक्त पंडित जी बैठे हुए थे और वो सभी हवन कुंड जलाने की तैयारी कर रहे थे। वहीं इस वक्त उस गार्डन में शिवांश अवतार और अंश एक साथ खड़े होकर कुछ राजाओं से बात कर रहे थे। शिवांश ने इस वक्त अपने राजा वाले लाल रंग की शेरवानी पहना हुआ था, जिस पर सोने की तार से काम बना हुआ था और जिसके बटन डायमंड के थे। वहीं शिवांश के सर पर उसके राजा वाली लाल कलर की पगड़ी थी, जिसमें शिवांश ने एक शेर का कलगी लगाया हुआ था। शिवांश ने अपनी एक कंधे पर मोटा जादवदार शॉल डाला हुआ था, जो कि उन लोगों के खानदान में एक राजा की शान होती है। वही शिवांश इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। शिवांश इस वक्त फुल ऑन राजा के अवतार में था। वही शिवांश के बगल में खड़ा हुआ अवतार भी इस वक्त अपने राजा वाला नीले रंग की शेरवानी पहनी हुई थी, जिसमें सोने की तार से बहुत ही महीन काम किए हुए थे और उसके भी सारे बटन हीरे के थे। अवतार ने भी इस वक्त अपने एक कंधे पर मोटा जरवादार शॉल डाला हुआ था, जो कि एक राजा की शान होती है। अवतार ने इस वक्त अपने सर पर अपने राजा वाली आसमानी रंग की पगड़ी बांधी हुई थी और उसमें एक चिल का कलंगी लगाया हुआ था। अवतार भी इस वक्त इस रूप में काफी ज्यादा हैंडसम और हॉट लग रहा था। अंश ने भी इस वक्त अपने राजा वाला उजले रंग की शेरवानी को पहना हुआ था, जिसमें इस वक्त सोने की तारों से महीन कारीगरी की गई थी। उन तारों के बीच बीच में हीरे के भी काम बने हुए थे। इसके साथ ही अंश के शेरवानी के सारे बटन भी डायमंड के थे। अंश ने इस वक्त अपने कंधे पर एक उजले रंग का जरवादार शॉल डाला हुआ था, जो कि अंश के एक कंधे से होते हुए दूसरे हाथ तक आ रहा था। अंश ने इस वक्त उजले रंग का पगड़ी पहना हुआ था और अंश के उस पगड़ी में 3 शेर के मुंह वाला कलंगी लगा हुआ था। अंश भी इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था।
दूसरी तरफ मनन आवान विक्रांत और समीर खड़े हुए कुछ बिजनेस पार्टनर से बात कर रहे थे। मनन ने इस वक्त ग्रे कलर का शेरवानी पहन हुआ था। इसके साथ ही मनन ने अपने एक कंधे पर हल्का शॉल रखा हुआ था। मनन ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। मनन ने अपने पैरों में ग्रे रंग की मोंजरी पहनी हुई थी। मनन इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मनन के बगल में खड़ा हुआ आवान ने इस वक्त लाल रंग की शेरवानी पहनी हुई थी। आवान ने अपने एक कंधे पर मोटा जरवादार शॉल रखा हुआ था। आवान ने अपने पैरों में लाल रंग की मोजड़ी पहनी हुई थी। आवाज ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। आवाज ने इस वक्त अपनी गले में एक मोतियों वाला हार पहना हुआ था। आवान के बगल में खड़ा हुआ विक्रांत ने इस वक्त ब्लू रंग का शेरवानी पहन हुआ था। विक्रांत ने भी अपनी एक कंधे पर शॉल रखा हुआ था और अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। विक्रांत ने अभी अपने पैरों में ब्लू कलर की मोजड़ी पहनी हुई थी। वहीं समीर ने इस वक्त वाइन कलर का शेरवानी पहना हुआ था। समीर ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था और अपने एक कंधे शॉल रखा हुआ था। वहीं समीर ने अपने पैरों में वाइन कलर की मोजड़ी भी पहनी हुई थी। समीर भी इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। दूसरी तरफ शमशेर देवा अवी खड़े हुए थे। वो तीनों इस वक्त शादी में आए हुए उन गेस्ट को अटेंड कर रहे थे, जो कि उन सभी के आने वाले प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर थे। शमशेर ने इस वक्त हरे रंग का शेरवानी पहना हुआ था और शमशेर ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। शमशेर ने अपने एक कंधे पर शॉल रखा हुआ था। वहीं शमशेर ने अपने पैरों में भी हरे रंग की मोजड़ी पहनी हुई थी। देवा ने इस वक्त ब्राउन रंग का शेरवानी पहना हुआ था। देवा ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था। देवा ने अपने एक कंधे पर शॉल रखा हुआ था और अपने पैरों में ब्राउन कलर की मोजड़ी पहनी हुई थी। अवी ने इस वक्त पर्पल कलर की शेरवानी पहनी हुई थी और अवी ने अपने एक कंधे पर एक शॉल रखा हुआ था। इसके साथ ही अवी ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था और अवी ने अपने पैरों में भी पर्पल रंग की मोजड़ी पहनी हुई थी। वो सभी इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहे थे। वहीं उन लोगों के कुछ दूरी पर मोक्ष, दिव्यांश, अनय और देव खड़े हुए थे। इस वक्त उन चारों ने बिल्कुल एक जैसा ही क्रीम कलर की शेरवानी पहना हुआ था, जैसे उन लोगों ने एक दूसरे से मैचिंग किया हो। मोक्ष ने अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था और अपने हाथों में महंगी वॉच पहनी हुई थी। दिव्यांश ने अपने बालों को हल्का मैसी बनाकर सेट किया हुआ था, जिसमें दिव्यांश का लुक काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दिव्यांश ने भी अपने हाथों में एक वॉच पहनी हुई थी, जो थोड़ी यूनिक थी। अनय ने इस वक्त अपने बालों को बिल्कुल सलीके से सेट किया हुआ था और अनय के होठों पर आई वो मुस्कुराहट अनय को सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। अनय ने अपने एक हाथ में इस वक्त एक ब्रेसलेट पहना हुआ था और अपने दूसरे हाथ में रोलेक्स वॉच पहनी हुई थी। वहीं देव ने भी अपने बालों को जेल से सेट करके रखा था और अपने हाथों में बिल्कुल दिव्यांश के जैसी मैचिंग वॉच पहनी हुई थी। उन चारों को अगर एक साथ कोई भी देख लेता तो यही समझता कि ये चारों ही एक दूसरे से मैचिंग करके पहने हुए हैं। ऐसा ही कुछ हाल चिराग, इवात और वैदिक का भी था, क्योंकि उन तीनों ने भी बिल्कुल दिव्यांश, देव, अनय और मोक्ष के जैसे ही क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी, जैसे उन लोगों ने ये एक ड्रेस कोड बनाया था। वहीं दूसरी तरफ कुछ बिजनेसमैन से बात कर रहा दर्श भी क्रीम कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। दर्श इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और हैंडसम लग रहा था। वहीं दर्श की वो कोल्ड पर्सनैलिटी देखकर कोई भी लड़की दर्श की तरफ अट्रैक्ट होने से खुद को रोक भी नहीं पा रही थी।
लेकिन दर्श उन सभी को इग्नोर किए हुए अपने पास में खड़े बिजनेस पार्टनर से बात कर रहा था। तभी वहां पर वेदांश के साथ सवेरा आती है। वेदांश ने इस वक्त पिंक कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वेदांश ने अपने एक कंधे पर एक मोटा शॉल रखा हुआ था, जिस पर महीन कारीगरी से काम बनी हुई थी। वेदांश के उस पिक शेरवानी में भी सोने की तार से कारीगरी की गई थी। वेदांश ने अपने सर पर एक वाइट कलर की पगड़ी बांधा हुआ था, जिसमें 3 शेर वाले मूंग का कलंगी लगा हुआ था। वेदांश के गले में इस वक्त उजले मोतियों का एक लंबा सा हार था। वेदांश इस वक्त काफी ज्यादा हैंडसम और अट्रैक्टिव लग रहा था, लेकिन वेदांश के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं वेदांश के बगल में वेदांश के हाथों को पकड़ी हुई सवेरा ने इस वक्त पिंक कलर का हैवी लहंगा पहना हुआ था। सवेरा ने उस हैवी लहंगे का दुपट्टा अपने एक कंधे से टाक रखा था और उस दुपट्टे का एक कोना अपने दूसरी कमर की तरफ टाक रखा था। सवेरा ने उस दुपट्टे को अपने आगे की तरफ से भी चुनर करते हुए अपने कमर पर टाक रखा था। इसके साथ ही सवेरा की पतली सी कमर पर इस वक्त डायमंड का कमरबंद था, जो सवेरा की कमर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। सवेरा ने अपने गले में एक डायमंड नेकलेस पहना हुआ था, जो कि सवेरा की गले को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। सवेरा ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और उस वन में छोटी छोटी बटरफ्लाई की क्लिप लगी हुई थी। उस बन की कुछ लटें सवेरा के चेहरे पर आ रही थी। सवेरा के दोनों कानों में इस वक्त झुमके थे। इसके साथ ही सवेरा के सर पर एक टीका भी था, जो कि सवेरा के छोटे से माथे को और भी ज्यादा निखार रहा था। सवेरा ने अपने माथे पर एक हल्की पिंक कलर की बिंदी लगाई हुई थी, जिसमें एक वाइट नग था। सवेरा ने अपने नाक में एक सोने की बाली पहनी हुई थी, जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। वहीं सवेरा ने अपने दोनों हाथों में अपनी घुंघरूदार चूड़ी आज भी पहन रखी थी। सवेरा ने अपने दोनों पैरों में पायल के साथ पिंक कलर की हील वाली सैंडल पहन के रखी थी। सवेरा की होठों पर इस वक्त एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। सवेरा दिखने में इस वक्त परियों की राजकुमारी लग रही थी, जहां वेदांश के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं सवेरा के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। तभी शिवांश की नज़र सवेरा के ऊपर जाती है और शिवांश अपने बगल में खड़े हुए लोगों को एक्सक्यूज करके सवेरा की तरफ चला जाता है। शिवांश सवेरा के पास आकर सवेरा के गालों को प्यार से छूते हुए सवेरा से कहता है, शिवांश, हमारी प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा प्यारी और खूबसूरत लग रही है। वेदांश, हाँ, क्योंकि इन्हें हमने तैयार किया है, वो भी अपने हाथों से। अब ये हमारी होने वाली रानी जो है। शिवांश अभी अपनी बात सवेरा की तरफ देखकर सवेरा से कह ही रहा था। तभी वेदांश अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ शिवांश की तरफ देखकर अपनी बात शिवांश से कहता है। वहीं वेदांश की बात सुनकर शिवांश अपना मुंह बनाकर वेदांश की तरफ देखने लगता है और वेदांश से कहता है, शिवांश, तुम्हारी होने वाली रानी है, लेकिन उससे पहले ये हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस है, जिस पर सबसे पहला हक हमारा है, फिर इसकी माँ साका, फिर इसके भाई साका और फिर तुम्हारा। लेकिन इन सब से पहले भी हम आते हैं, क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस है। शिवांश अपनी बात वेदांश की तरफ देखकर वेदांश से कह देता है। वहीं शिवांश की बातों में इस वक्त शिवांश की चिर साफ साफ नजर आ रही थी। वेदांश भी शिवांश की बातों को सुनकर शिवांश की तरफ ध्यान से देखने लगता है। अभी वेदांश शिवांश से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था, तभी उन दोनों के कानों में सवेरा की आवाज जाती है। वहीं सवेरा की बातों को सुनकर शिवांश और वेदांश हैरानी से सवेरा की तरफ देखने लगते हैं। इस वक्त शिवांश और वेदांश जैसे एक दूसरे को टशन देने के लिए खड़े हुए थे।
वहीं सवेरा, जो शिवांश और वेदांश के बातों को सुन रही थी, वो अपने मुंह को फुलाकर पहले शिवांश को देखती है, फिर वेदांश की तरफ देखकर उन दोनों से कहती है, सवेरा, बाबा सा वेदांशु, आप दोनों चुप हो जाइए। अगर आप दोनों ने फिर से लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया ना, तो हम सच बता रहे हैं, हम बड़े पापा के साथ भानगढ़ चले जाएंगे, फिर आप दोनों यूं ही एक दूसरे से लड़ते रहिएगा। सवेरा अपनी बात वेदांश और शिवांश से कहते हुए उन दोनों की तरफ देखती है। वहीं सवेरा की बात सुनकर वेदांश और शिवांश अपनी नजरों को घुमाकर हैरानी से सवेरा की तरफ देखने लगते हैं। सवेरा अब उन दोनों की तरफ देखकर अपने मुंह को दूसरी तरफ घुमाकर अवतार की तरफ देखती है और अपने कदमों को अवतार की तरफ बढ़ा देती है। वहीं सवेरा की ये धमकी सुनकर वेदांश और शिवांश वापस से अपनी नजरों को घुमाकर एक दूसरे को देखते हैं। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर हल्की टेंशन नजर आ रही थी, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि सवेरा ऐसा कर सकती है, जिस वजह से उन दोनों ने भी एक दूसरे से अपनी नजरें फेर लेते हैं। वही शिवांश अब सवेरा और अवतार के पास चला जाता है। इधर वेदांश दर्श के पास चला जाता है। कुछ देर में वहां पर सिद्धि भी आ जाती है। सिद्धि में इस वक्त अपने रानिया वाला लाल रंग का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। सिद्धि ने अपने सर पर रानिया वाला टिका पहना हुआ था। इसके साथ ही सिद्धि ने अपनी मांग में शिवांश के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। सिद्धि के सर पर इस वक्त चुनार रखी हुई थी। वहीं सिद्धि के गले में एक गला बंद था और एक लंबा सा रानी हार था। सिद्धि ने अपने कानों में उस रानी हार से मैचिंग झुमके पहने हुए थे। सिद्धि ने अपने गले में शिवांश के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। इसके साथ ही सिद्धि ने अपने नाक में एक बड़ी सी नाथ पहनी हुई थी। वहीं सिद्धि ने अपने दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां और खानदानी कंगन पहने हुए थे। सिद्धि के कमर पर एक मोटा सोने का कमरबंद था। सिद्धि ने अपने पैरों में सोने की मोटी पायल पहनी हुई थी। सिद्धि इस वक्त रानी के अवतार में काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सिद्धि को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि आज सिद्धि के ही बेटे की शादी है, क्योंकि सिद्धि इतने बड़े बड़े बच्चों की मां लगती ही नहीं थी। सिद्धि वहां पर आकर एक मंडप में बैठे हुए पंडित जी के पास जाकर उनसे कुछ बातें करने लगती है। वहीं कुछ देर में वहां पर अंतरा भी अपने हाथों में बड़ी सी थाल लेकर आती है और दूसरी तरफ बैठे मंडप में पंडित जी को वो थाल दे देती है। अंतरा ने इस वक्त अपने नीले रंग का रानी वाला राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। वहीं अंतरा ने अपने सर पर रानी वाला राजस्थानी मांग टिका पहना हुआ था। इसके साथ ही अंतरा ने अपने मांग में अवतार के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। अंतरा के गले में इस वक्त एक गला बंद पहना हुआ था और अंतरा ने अपने उस गले बंद के नीचे एक लंबा सा रानी हार पहना हुआ था। इसके साथ ही अंतरा ने अपनी गले में अवतार के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। अंतरा ने अपने कान में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। अंतरा ने अपनी नाक में एक बड़ी सी नथ पहनी हुई थी। अंतरा ने भी अपने सर पर चुनर डाल रखा था। वहीं अंतरा ने अपने कमर पर कमरबंद पहना हुआ था और अपने हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ खानदानी कंगन भी पहने हुए थे। अंतरा ने अपने पैरों में सोने की पायल पहनी हुई थी। इधर तीसरे वाले मंडप के पास वाणी आकर पंडित जी से कुछ बातें करने लगती है। वहीं पंडित जी भी वाणी को कुछ बताने लगते हैं। वाणी ने इस वक्त हल्के लाल रंग का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। वहीं वाणी ने अपने सर पर बड़ा सा मांग टीका पहना हुआ था और अपने नाक में एक छोटी सी नथ पहनी हुई थी। वाणी ने अपने मांग में आवान के नाम का सिंदूर और गले में आवान के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। वहीं वाणी ने अपने गले में एक 4 लेयर का रानी हार पहना हुआ था। वाणी ने अपने कानों में उस रानी हार से मैचिंग झुमके पहने हुए थे।
वाणी ने अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पहनी हुई थी। वाणी ने अपने कमर में कमरबंद पहना हुआ था और अपने पैरों में मोटे सोने के पायल पहने हुए थे। वाणी भी इस वक्त दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी वहां पर वेदिका, कीर्ति और मान्यता आ जाते हैं। वहीं वेदिका ने इस वक्त अपने सुनहरे रंग का राजस्थानी रानियों वाला जोड़ा पहना हुआ था। वेदिका ने अपने सर पर बड़ा सा रानी वाला टिका पहना हुआ था। वहीं वेदिका ने अपने सर में अंश के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। वेदिका ने अपने नाक में बड़ी सी नथ पहनी हुई थी, जो कि दिखने में थोड़ी हैवी लग रही थी। वेदिका ने अपने गले में एक गला बंद पहना हुआ था और इसी के साथ वेदिका ने एक लंबा रानी हार पहना हुआ था। वेदिका ने अपने गले में अंश के नाम का मंगलसूत्र भी पहना हुआ था। वहीं वेदिका ने अपने कानों में बड़े से झुमके पहने हुए थे। इसके साथ ही वेदिका ने अपने हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ खानदानी कंगन भी पहने हुए थे। वेदिक ने अपने कमर पर एक मोटा सा कमरबंद पहन हुआ था और अपने पैरों में मोटा सोने का पायल पहना हुआ था। मान्यता ने इस वक्त वाइन कलर का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। मान्यता ने अपने सर पर एक छोटा सा टिका पहना हुआ था और अपने नाक में एक छोटी सी नथ पहनी हुई थी। मान्यता ने अपने कानों में झुमके पहने हुए थे और अपने गले में एक 3 लेयर वाला रानी हार पहना हुआ था। मान्यता ने अपनी मांग में समीर के नाम का सिंदूर और गले में समीर के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। वहीं मान्यता ने अपने दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां और खानदानी कंगन पहने हुए थे। मान्यता ने अपने कमर पर एक पतला सा कमरबंद पहना हुआ था। वहीं मान्यता ने अपने पैरों में मोटी सोने की पायल पहनी हुई थी। कीर्ति ने इस वक्त पर्पल कलर का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। वहीं कीर्ति ने भी अपने सर पर छोटा सा ही टिका पहना हुआ था। कीर्ति ने अपने मांग में अवि के नाम का सिंदूर और गले में अवि के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। कीर्ति ने अपने नाक में एक छोटी सी नथ पहनी हुई थी। वहीं कीर्ति ने अपने गले में एक गला बंद पहना हुआ था और अपने दोनों हाथों में सोने की चूड़ियों के साथ सोने के खानदानी कंगन भी पहने हुए थे। कीर्ति ने अपने कमर पर एक पतला सा कमरबंद पहना हुआ था और कीर्ति ने अपने पैरों में मोटे सोने के पायल पहना हुआ था। वेदिका, कीर्ति और मान्यता एक साथ वहां पर आ जाती है। वहीं वेदिका अंतरा की तरफ चली जाती है। इधर मान्यता सिद्धि की तरफ चली जाती है और कीर्ति वाणी की तरफ चली जाती है। इसके साथ ही वो सभी मिलकर पंडित जी से कुछ बातें करके मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिला देती हैं। फिर हवेली के अंदर चली जाती हैं। कुछ ही देर में वो सभी वापस आ जाती है। वहीं सिद्धि और मान्यता के साथ इस वक्त रुद्राक्ष आ रहा था। रुद्राक्ष दिखने में इस वक्त बेहद हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। रुद्राक्ष ने इस वक्त रेड कलर की दूल्हे की शेरवानी पहनी हुई थी। इसके साथ ही रुद्राक्ष ने अपने सर पर बड़ा सा रेड कलर का पगड़ी पहन हुआ था। रुद्राक्ष के उस पगड़ी में शेर का कलंगी लगा हुआ था। रुद्राक्ष के गले में एक मोतियों का हार था। रुद्राक्ष के शेरवानी में सोने की तार के काम बने हुए थे, जिसमें छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। रुद्राक्ष ने अपने एक कंधे पर एक मोटा जड़ावदार शॉल रखा हुआ था। रुद्राक्ष ने अपने दूसरे हाथ में एक शाही तलवार पकड़ी हुई थी। रुद्राक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन रुद्राक्ष अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ ही वहां पर आई सभी लड़कियों पर अपना जादू चला रहा था। लेकिन अफसोस, अब इन सब का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि रुद्राक्ष तो अब काशी का होने जा रहा था, जिसे याद करके वो सभी लड़कियां उदास मन से रुद्राक्ष को ही देख रही थी। रुद्राक्ष सिद्धि और मान्यता के साथ गार्डन में आ जाता है। रुद्राक्ष से आते ही सभी लोगों की नजरें अब रुद्राक्ष, सिद्धि और मान्यता की तरफ चली जाती है।
सिद्धि और मान्यता अब रुद्राक्ष को अपने साथ लाकर उसके मंडप की तरफ इशारा कर देती है, जिसे समझकर रुद्राक्ष अपने सर को हाँ में हिला देता है और अपने मंडप की तरफ जाकर अपने मंडप में बैठ जाता है। इधर अंतरा और वेदिका के साथ अक्ष आ जाता है। अक्ष भी इस वक्त दिखने में कम हैंडसम नहीं लग रहा था। अक्ष भी वहां पर आई हुई लड़कियों के दिल पर अपना जादू चला रहा था। अक्ष ने भी इस वक्त एक रेड और गोल्डन मिक्स शेरवानी पहनी हुई थी। अक्ष के भी उस शेरवानी पर महीन सोने के कारीगरी की गई थी, जिसमें छोटे छोटे हीरे लगे हुए थे। अक्ष ने अपने एक कंधे पर एक मोटा जड़ावदार शॉल रखा हुआ था। अक्ष ने अपने दूसरे हाथ में अपनी शाही तलवार पकड़ी हुई थी। अक्ष के सर पर एक बड़ा सा गोल्डन कलर का पगड़ी था और उस पगड़ी में चिल की कलगी लगी हुई थी। अक्ष ने अपने गले में एक मोटा मोतियों का हार पहना हुआ था। वही अक्ष के चेहरे पर से इस वक्त मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्ष अपने पूरे दांतों को दिखाते हुए मुस्कुरा रहा था, जैसे वो सभी को अपनी मुस्कुराहट से अपने इस शादी में होने वाली खुशी को जाहिर कर रहा हो। अक्ष को इस तरह से इतना खुश देख सभी लोग मुस्कुराते हुए अपने सर को ना में हिला देते हैं। वहां मंडप के सामने लगे सोफे पर बैठे आकाश जी, भावना जी, मुकेश जी, माया जी, शशांक जी, सुमित्रा जी, रणधीर जी, कुसुम जी, अभिमन्यु जी और सुग्रीव जी अक्ष के चेहरे पर उस बड़ी सी मुस्कुराहट को देखकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, फिर हंसते हुए अपने सर को ना में हिला देते हैं और अपनी नजरों को वापस से घुमा कर अक्ष की तरफ देखने लगते हैं। वही अक्ष को अपने साथ लाने के बाद अंतरा और वेदिका अक्ष को उसके मंडप की तरफ इशारा कर देती हैं, जिसे समझकर अक्ष जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ में हिला देता है और जल्दी से अपनी मंडप में जाकर बैठ जाता है। वहीं अक्ष के बैठते ही पंडित जी जैसे ही अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, वैसे ही अक्ष पंडित जी की तरफ देखकर पंडित जी को टोकते हुए कहता है, अक्ष, अरे पंडित जी, ये आप क्या कर रहे हैं? अभी रुकिए, अभी हमारी भूमि, हमारी होने वाली पत्नी नहीं आई है, आप पहले ही मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? ऐसे तो भूमि हमारे साथ इस मंत्र को सुन ही नहीं पाएगी, फिर उसकी और हमारी शादी कैसे होगी? थोड़ा सब्र रखिए, हमें ये रिश्ता साथ जनों से भी ज्यादा निभाना है, इसलिए हम सारे रस्में अपनी होने वाली पत्नी अपनी भूमि के साथ ही करेंगे। यहाँ तो सब हमें ही उतावला कह रहे थे, लेकिन आप इतनी जल्दी मंत्र पढ़ रहे हैं, लग रहा है आप ही अपनी दक्षिणा के लिए उतावले हो रहे हैं। अक्ष अपनी बात पंडित जी से कहकर पंडित जी की तरफ देखने लगता है। वहीं अक्ष की बात सुनकर अंतरा, वेदिका, सिद्धि और मान्यता अपने सर को पीट लेती हैं, फिर अपने सर को लाचारी से ना में हिलाते हुए अक्ष की तरफ देखने लगती हैं। वहीं अवतार भी अक्ष की बात सुनकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है और अपने सर को ना में हिलाते हुए खुद से कहता है, अवतार, सब हमें कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा उतावले रहते हैं, खासकर अपनी बीवी के मामले में, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो हमारा बेटा हमसे भी 4 कदम आगे निकल गया। अच्छा है, लगे रहो। अवतार अपनी बात खुद से कहकर एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ता है, फिर अक्ष की तरफ ही देखने लगता है। वहीं अक्ष की बात सुनकर पंडित जी अक्ष की तरफ देखकर अक्ष से कहते हैं, पंडित जी, नहीं नहीं कुंवर सा, ऐसी कोई बात नहीं है ये जो मंत्र है, ये मंत्र ही इसलिए है ताकि आपकी होने वाली पत्नी आपके बगल में आकर बैठ जाए। ये मंत्र पढ़ने के बाद ही तो वो यहाँ विराजमान होंगी। पंडित जी जैसे ही अपनी बात अक्ष से कहकर चुप होते हैं, वैसे ही अक्ष पंडित जी की तरफ देखकर अपने सर को हाँ में हिलाते हुए पंडित जी से बहुत ही आहिस्ता से अपनी बात कह देता है, अक्ष, अच्छा ऐसी बात है, तब तो फिर आप ये मंत्र जल्दी जल्दी पढ़िए, क्योंकि सच बताएं पंडित जी, हमें तो बहुत जल्दी है अपनी भूमि को अपना बनाने के लिए। अक्ष की बात सुनकर पंडित जी मुस्कुराते हुए अपने सर को हाँ में हिलाते हैं और मंत्र उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। गार्डन में बने हुए मंडप में अब तक जाकर रुद्राक्ष और अक्ष बैठ चुके थे।
वहीं अब वाणी और कीर्ति अपने साथ अधिक को लेकर आती है। अधिक ने भी इस वक्त रेड और वाइट मिक्स कलर की शेरवानी पहनी हुई थी। वहीं अधिक के भी शेरवानी पर सोने की तार से वर्क किया गया था और उस वर्क में छोटे छोटे डायमंड लगे हुए थे। अधिक ने अपने सर पर वाइट कलर की पगड़ी पहनी हुई थी। अधिक के पगड़ी में एक चिल का कलगी लगा हुआ था। अधिक के गले में एक लंबा मोतियों का हार था। अधिक ने इस वक्त अपने एक कंधे पर मोटा जड़ावदार शॉल रखा हुआ था जिसका एक कोना अधिक के दूसरे हाथ में था। वहीं अधिक ने अपने दूसरे हाथ में एक शाही तलवार पकड़ी हुई थी। अधिक इस वक्त दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। अधिक के चेहरे पर भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अधिक अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ नीचे गार्डन में आ जाता है। अधिक के आते ही वाणी अधिक को मंडप में जाने का इशारा करती है, जिसे समझकर अधिक भी अपने सर को हाँ में हिलाकर अपने मंडप में जाकर बैठ जाता है। वहीं अधिक के बैठते ही अधिक के मंडप में बैठे हुए पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कुछ ही देर में तीनों पंडित जी एक साथ वधुओं को बुलाने के लिए कहते हैं। पंडित जी की बात सुनकर सिद्धि अपने सर को मुस्कुराते हुए हाँ में हिला देती है। फिर अपना मोबाइल निकालकर मैसेज कर देती है। सिद्धि के मैसेज करने के 15 मिनट बाद दिया, चित्रा, अमाया और इति वहां आ जाते हैं। वहीं वो चारों इस वक्त एक लाइन से खड़े होकर बड़ी सी मुस्कुराहट किए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं, जैसे वो चारों ही एक साथ मिलकर कुछ छुपा रहे हो। दिया ने इस वक्त ब्लू कलर का राजस्थानी हेवी जोड़ा पहना हुआ था। वहीं दिया ने अपने सर पर राजस्थानी मांग टीका पहना हुआ था। इसके साथ ही दिया ने अपने मांग में विक्रांत के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। दिया ने अपने गले में एक गला बंध पहना हुआ था और उसके साथ दिया ने विक्रांत के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। दिया ने अपने हाथों में चूड़ियों के साथ खानदानी सोने के कंगन पहने हुए थे और दिया ने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। दिया ने अपने कमर पर एक मोटा कमरबंद पहना हुआ था और अपने पैरों में मोटे सोने की पायल पहनी हुई थी। वहीं इति ने इस वक्त ग्रे कलर का हेवी वर्क का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इति ने अपने सर पर बड़ा सा टीका पहना हुआ था और अपनी मांग में मनन के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। इति ने अपने गले में 4 लेयर वाला रानी हार पहना हुआ था। इसके साथ ही इति ने अपने गले में मनन के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। इति ने अपने कानों में घुंघरूदार ईयररिंग पहने हुए थे और अपने हाथों में सोने के कंगन पहने हुए थे। इसके साथ ही इति ने अपने कमर पर एक पतला सा कमरबंद पहना हुआ था और अपने पैरों में मोटे सोने की पायल पहनी हुई थी। चित्रा ने इस वक्त ब्राउन रंग का हेवी वर्क राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही चित्रा ने अपने सर पर राजस्थानी टीका पहना हुआ था और अपनी मांग में देवा के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। चित्रा ने अपनी गले में गला बंध के साथ देवा के नाम का मंगलसूत्र पहना हुआ था। चित्रा ने अपने हाथों में सोने के कंगन पहने हुए थे और अपने कमर पर मोटा कमरबंद पहना हुआ था। चित्रा ने अपने कानों में छोटे झुमके पहने हुए थे, जो कि चित्र के छोटे से चेहरे पर काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। चित्रा ने अपने पैरों में सोने की पायल पहनी हुई थी। अमाया ने हरे रंग का हेवी वर्क का राजस्थानी जोड़ा पहना हुआ था। इसके साथ ही अमाया ने अपने सर पर बड़ा सा टीका के साथ शमशेर के नाम का सिंदूर लगाया हुआ था। अमाया ने अपने गले में शमशेर के नाम का मंगलसूत्र के साथ एक सोने का हार पहना हुआ था और उस सोने के हार की सेट ईयररिंग अपने कानों में पहनी हुई थी। अमाया ने अपने हाथों में सोने के कंगन पहने हुए थे और अपने कमर पर एक मोटा सा कमरबंद पहना हुआ था। इसके साथ ही अपने पैरों में सोने की पायल पहनी हुई थी। दिया, इति, चित्रा और अमाया इस वक्त देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वहीं वो चारों मुस्कुराते हुए एक साथ खड़ी हुई थी।
सभी की नज़र उन चारों पर ही टिकी हुई थी कि तभी वो चारों एक साथ दोनों तरफ से हट जाती हैं। उनके हटते ही सामने काशी अनामिका और भूमि दुल्हन बने खड़ी थी। काशी के ऊपर रुद्राक्ष की नज़र तो जैसे जम सी गई थी। काशी ने इस वक्त लाल रंग के दुल्हन का हेवी लहंगा पहना हुआ था। वहीं काशी ने अपने सर पर माथा पट्टी पहना हुआ था। इसके साथ अपनी गले में एक बड़ा लंबा रानी हार के साथ एक छोटा हार भी पहना हुआ था। काशी के दोनों कानों में बड़े बड़े झुमके थे जिसकी टेक काशी ने अपने बालों से जोड़ा हुआ था। वहीं काशी ने अपने नाक में एक पतली सी नथ पहनी हुई थी जिसमें एक मोती लगा हुआ था। काशी ने अपने माथे पर बहुत ही खूबसूरती से बिंदी का लेयर सजाया हुआ था। काशी ने अपने दोनों हाथों में चूड़ियां भर के पहनी हुई थी। इसके साथ ही काशी के उन चूड़ियों में कलीरे लगा हुआ था। काशी की पतली सी कमर पर इस वक्त मोटा कमरबंद था। काशी ने अपने दोनों बाजू में बाजूबंद पहना हुआ था। काशी के पैरों में इस वक्त सोने की पायल थी। काशी अपनी नजरों को झुकाए हुए अपने सर पर दुल्हन का चुनर रखे हुए खड़ी थी। रुद्राक्ष तो जैसे काशी को देखकर अपनी आंखों को काशी से हटाना ही भूल गया था। कुछ यही हाल अधिक और अक्ष का भी था। अनामिका ने इस वक्त लाल रंग का हेवी दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था। वहीं अनामिका ने अपने छोटे से माथे पर माथा पट्टी पहना हुआ था। इसके साथ ही अनामिका ने अपने माथे पर एक लाल रंग का बड़ा सा बिंदी लगाया हुआ था जिसमें अनामिका की माथे और भी ज्यादा खिल रहे थे। वहीं अनामिका ने अपने छोटे से नाक पर एक मीडियम साइज वाला नथ पहना हुआ था जो दिखने में थोड़ा हैवी था। अनामिका ने अपने कानों में 3 लेयर वाला झुमका पहना हुआ था और अपने गले में 3 लेयर वाला एक रानी हार के साथ एक गला बंद पहना हुआ था। अनामिका ने अपने दोनों बाजू में बाजूबंद पहना हुआ था और अपने दोनों हाथों में चूड़ा के साथ कलीरे बांधा हुआ था। अनामिका की कमर पर इस वक्त हैवी वर्क वाला कमरबंद था। अनामिका के पैरों में सोने की पायल थी और अनामिका अपने सर पर चुनर रखे हुए अपनी नजरों को झुकाए हुए खड़ी थी। अनामिका को देखकर तो अधिक की सांस ही थमने लगी थी। वहीं भूमि ने इस वक्त दुल्हन का हेवी रेड और गोल्डन मिक्स लहंगा पहना हुआ था जो कि अक्ष के शेरवानी से मैचिंग था। वहीं भूमि ने अपने सर पर खूबसूरत सा टीका पहना हुआ था। भूमि ने अपने कानों में बड़े बड़े झुमके पहने हुए थे। भूमि का पूरा माथा इस वक्त लाल और उजाले बिंदिया से सजा हुआ था जो भूमि को एक अलग लुक दे रहा था। भूमि ने अपने नाक में एक पतली सी नथ पहनी हुई थी और अपने गले में बड़ा सा रानी हार के साथ एक गला बंद भी पहना हुआ था। भूमि ने अपने दोनों हाथों में चूड़ा के साथ कलीरे बांधा हुआ था और अपने दोनों बाजुओं पर बाजूबंद पहना हुआ था। वहीं भूमि ने अपने कमर पर एक मोटा सा कमरबंद पहना हुआ था और अपने पैरों में मोटे सोने की पायल पहनी हुई थी। भूमि इस वक्त अपने नजरों को झुकाए हुए शर्माते हुए अपने सर पर चुनर रखकर खड़ी थी। भूमि को इस तरह से देखकर तो अक्ष का मान उछल रहा था। अक्ष का मन कर रहा था कि वो अभी अपनी जगह से जाए और भूमि को पकड़कर किस कर ले, लेकिन सभी को ध्यान में रखते हुए अक्ष ने अपने अरमानों पर काबू पा लिया था। काशी, अनामिका और भूमि अभी अपनी जगह पर खड़ी हुई थी। तभी काशी के पास चित्रा आती है और काशी को लेकर रुद्राक्ष के मंडप की तरफ बढ़ जाती है। वहीं भूमि के पास अमाया आती है और भूमि को लेकर अक्ष के मंडप की तरफ बढ़ जाती है। इधर अनामिका के पास दिया आती है और वो अनामिका को अधिक के मंडप की तरफ लेकर बढ़ जाती है। वहीं इति अब तक जाकर सिद्धि और अंतरा के साथ खड़ी हो चुकी थी। चित्रा काशी को रुद्राक्ष के बगल में बैठा देती है। अमाया भूमि को अक्ष के बगल में बैठा देती है और दिया अनामिका को अधिक के बगल में बैठा देती है।
उन तीनों के बैठते ही पंडित जी आगे का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। वहीं अब सभी लोग मुस्कुराते हुए उन तीनों की शादी देख रहे थे। तभी पंडित जी वर्णमाला के लिए कहते हैं। वर्णमाला का नाम सुनते ही दिया और चित्रा अपने हाथों में बड़ी सी वर्णमाला की थाल लिए रुद्राक्ष काशी के मंडप के पास चली जाती है। वहीं रुद्राक्ष काशी भी अब तक अपनी जगह से खड़े हो चुके थे। दिया रुद्राक्ष की तरफ अपने हाथों में पकड़े हुए वर्णमाला की थाल को बढ़ाकर रुद्राक्ष को काशी को वर्णमाला पहनाने के लिए कह देती है। रुद्राक्ष भी दिया की बात सुनकर दिया के थाल में से वर्णमाला उठाकर काशी को पहना देता है। इधर रुद्राक्ष के वर्णमाला पहनाते ही सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। वहीं अब चित्रा अपने हाथों में पकड़े हुए वर्णमाला की थाल को काशी की तरफ बढ़ाकर काशी को रुद्राक्ष को वर्णमाला पहनाने के लिए कह देती है। तो काशी भी चित्रा की बात सुन बहुत ही धीरे से थाल में से वर्णमाला उठाकर रुद्राक्ष को पहना देती है। इधर काशी के वर्णमाला पहनाते ही सब लोग एक बार फिर से ताली बजाने लगते हैं। वहीं रुद्राक्ष और काशी अब वापस से अपनी जगह पर मंडप में बैठ जाते हैं। दिया और चित्रा भी अब अपने हाथों में पकड़े हुए थाल को लेकर पीछे हट जाती हैं। इधर वाणी और अमाया अपने हाथों में वर्णमाला की बड़ी सी थाल लिए अक्षभूमि के मंडप के पास चली जाती है। वहीं अब तक अक्ष और भूमि भी खड़े हो चुके थे। वहीं वाणी जैसे ही अपने हाथों में पकड़े हुए थाल को आगे बढ़ाकर अक्ष से वर्णमाला पहनाने के लिए कहती, उससे पहले ही अक्ष जल्दी से वर्णमाला थाल में से उठाकर भूमि को पहना देता है। अक्ष की ऐसी हड़बड़ी देखकर सभी लोग हंस देते हैं। वहीं भूमि भी शर्म से अपने सर को और भी नीचे कर लेती है। इधर अक्ष भूमि को वर्णमाला पहनाने के बाद खुद से ही ताली बजाने लगता है और सबकी तरफ देखने लगता है। वहीं सभी लोग हंसते हुए अपने सर को ना में हिलाते हुए ताली बजा रहे थे। इधर वाणी भी हंसते हुए अक्ष की तरफ देखकर अपने एक हाथ को बढ़ाकर अक्ष के सर पर एक चपत मार देती है और अपने सर को मुस्कुराते हुए लाचारी से ना में हिला देती है। वहीं अक्ष भी अपने दांतों को वाणी को देखकर मुस्कुरा देता है। इधर अमाया भी मुस्कुराते हुए भूमि की तरफ वर्णमाला की थाल बढ़ाती है और भूमि को वर्णमाला अक्ष को पहनाने के लिए कहती है। भूमि भी बहुत ही धीरे से वर्णमाला उठाकर अपने हाथों को अक्ष की तरफ अभी बढ़ा ही रही थी कि तभी अक्ष जल्दी से आगे जाकर भूमि का हाथ जल्दी से पकड़कर अपने गले में भूमि के हाथों से वर्णमाला डाल लेता है और खुद ही ताली बजाने लगता है। अक्ष की ऐसी हरकत और इतनी जल्दबाजी देखकर सभी फैमिली मेंबर के साथ शादी में आए सभी गेस्ट भी जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन अक्ष को तो जैसे इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बस अपने दांतों को फाड़े मुस्कुराते हुए ताली बजा रहा था। वहीं पंडित जी भी हंसते हुए आगे का मंत्र पढ़ने लगते हैं। इधर वाणी और अमाया एक दूसरे को देखकर अपने सर को ना में हिला देती है, फिर मुस्कुराते हुए थाल लेकर चली जाती है। वहीं अक्ष अब भूमि का हाथ पकड़ के जल्दी से मंडप में वापस बैठ जाता है। फिर अक्ष अपनी नजरों को घुमाकर पंडित जी की तरफ देखकर पंडित जी से कहता है, अक्ष, पंडित जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही देर से ये शादी करवा रहे हैं? अरे, अगर आपको और दक्षिणा चाहिए तो आप ले लीजिएगा। हम तो कहते हैं कि हम आपको अपनी तरफ से भी और दक्षिणा दे देंगे, लेकिन आप ये शादी थोड़ा जल्दी करवाइए ना, क्योंकि शादी के बाद के भी बहुत सारे प्रक्रिया अभी हमें करने हैं, है ना भूमि? अक्ष अपनी बात पंडित जी से कहकर पंडित जी की तरफ देखता है, फिर भूमि की तरफ देखकर अपनी एक आई विक कर देता है। वही अक्ष की बात सुनकर भूमि, जो पहले हैरान थी, वो अक्ष के ऐसे आई विंक करने पर पूरी तरीके से शर्मा जाती है और जल्दी से अपने सर को नीचे कर लेती है। वहीं सभी लोग अब अक्ष की बात सुनकर अपने सर को लाचारी से ना में हिला देते हैं। तभी कोई आकर अक्ष के कान को खींचने लगता है, जिस वजह से अक्ष के मुंह से दर्द की आवाज निकल जाती है।
वहीं अक्ष जब अपने पीछे अपने कानों को पकड़े हुए शख्स को देखता है तो हैरान हो जाता है। आज का ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को आज का एपिसोड बेहद पसंद आया होगा, जिस तरह आप लोगों को पुराने एपिसोड पसंद आए हैं। तो आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोगों का कमेंट पढ़ के ही मुझे आगे एपिसोड देने का मोटिवेशन मिलता है। तो आप लोग आगे कमेंट कीजिएगा, बताइएगा कैसा है। कमेंट के साथ-साथ लाइक भी कीजिएगा और जिन-जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस स्टोरी में आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए आप सभी को बने रहना है मेरे साथ, आपकी राइटर फ़रहीन खान के साथ। थैंक यू सो मच।